So good morning everyone. My name is Abhishek Yadav and I welcome you all on the digital platform of Aakaar IAS. So as you all know, in the previous session till now we have already completed the basic structure and along with the basic structure हम लोगों ने judicial review complete कर चुके हैं और judicial review के साथ में हम लोगों ने judicial review and 9th schedule के बीच की controversy को भी हमने यहाँ पर complete कर लिया. Okay. So in today's session we are going to complete three particular topic in the upcoming two sessions, that is the NALSA, that is the National Legal Service Authority Act, and along with the NALSA हम लोग बात करेंगे लोक अदालत की, एंड अलॉन्ग विद द लोक अदालत हम लोग परमानेंट लोक अदालत भी यहां पर कंप्लीट करेंगे. ठीक है, ये दो पर्टिकुलर सेशन होने वाले हैं. ठीक है, इसके साथ में एक और होगा जो इन दो पर्टिकुलर सेशन में हम ये तीनों टॉपिक दैट इज द नालसा, लोक अदालत एंड दी परमानेंट लोक अदालत को कंप्लीट करेंगे. इज दैट क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन. चलो सो हम आगे बढ़े और नालसा के बारे में जाने कि आखिर ये नालसा है क्या. दैट इज द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, और उस एक्ट के तहत क्या हुआ. बट इस एक्ट को जानने से पहले हमें इसकी क्रोनोलॉजी समझना होगा. जैसे हमने हर लेक्चर में हर पर्टिकुलर टॉपिक के पहले इसको समझने से पहले हमने उसकी क्रोनोलॉजी को समझा है. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो हम पहले क्रोनोलॉजी को समझेंगे. ठीक है, चलिए कि आखिर ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है ये क्यों आया, इसकी क्या नीड थी. ठीक है, तो अब हम इसके बारे में अगर इसकी क्रोनोलॉजी को समझें तो एज यू ऑल नो इन द पार्ट 4 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी मेंशन किया गया है. ठीक है, डीपीएसपी विच डील्स फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 to 51. क्या है डीपीएसपी? डीपीएसपी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि स्टेट के द्वारा जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी तो उन्हें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, दिस आर्टिकल्स विल वर्क एज अ गाइडलाइन फॉर द स्टेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपसे कह रहा हूं कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, दीज आर द गाइडलाइंस फॉर द स्टेट विच द स्टेट हैज टू फॉलो व्हाइल फॉर्मुलेटिंग एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम और फॉर्मुलेटिंग एनी पर्टिकुलर पॉलिसी. किसी भी पॉलिसी या प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते समय इस गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर जो है काम किया जाता है. क्यों? क्योंकि अगर इन गाइडलाइन को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा तो हम ऐसा कहते हैं कि स्टेट जो है सोसाइटी के, कंट्री के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है. दैट मींस एक राज्य को, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर हम बढ़ेंगे अगर इन गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे, है ना. बट इसी पर्टिकुलर पार्ट 4 के अंदर एज यू ऑल नो आर्टिकल नंबर 39A, आर्टिकल नंबर 39A ए दे दिया. दैट मींस ऑब्वियसली इट वाज added later on in our Indian constitution. So this particular article was added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. और क्या कहता है 39A? So article number 39A कहता है to provide free legal aid to the poor. ठीक है, मतलब वो इंडिविजुअल या वो लोग, दोज हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड. ठीक है, दोज हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जस्ट बिकॉज दिस पर्टिकुलर पीपल आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, और अगर उन्हें न्याय, उन्हें जस्टिस ना मिले क्योंकि वो गरीब हैं, ठीक है, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इस वजह से उन्हें अगर न्याय ना मिले, जस्टिस ना मिले तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है या नहीं. एंड आर्टिकल नंबर 39A क्या कहता है कि स्टेट को ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी, ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करनी है जिससे देश के हर एक गरीब को भी क्या मिल सके, न्याय मिल सके. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो अगर हम इसका आधार देखें, इसका बेस देखें, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का अगर हम बेस देखें कि क्या क्या रीजंस थे, तो उसमें से हमें 39A ध्यान रखना होगा. ठीक है, अदर देन 39A क्या क्या और ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को जो है इंप्लीमेंट या फॉर्मुलेट करने के लिए और ज्यादा जो है प्रोत्साहित करते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे. सो एज यू ऑल नो आर्टिकल नंबर 14, ठीक है, आर्टिकल नंबर 22, that is the
आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ. व्हाट डज इट मीन्स? कि इन द आई ऑफ द लॉ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ अवर कंट्री इज इक्वल वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रिच और पुअर और may belong to some official post or not, it doesn't matter. लेकिन कानून की नजर में हर एक बंदा, each and every individual is equal. Is that clear? And that is the reason कि वो जो तराजू लेके जो महिला खड़ी उनकी आंखों में पट्टी बंधी है. What does it mean? कानून अंधा नहीं है. What does it mean? It means कि वो ये नहीं देखेंगे कि वो जो न्याय मांगने आया है वो अमीर है या गरीब है या किसी ऊंची जाति या नीची जाति को बिलोंग करता है, ये उनके लिए मैटर नहीं करता, या किसी ऑफिशियल पद पर है या नहीं है. सभी को एक नजर से समान रूप से देखा जाएगा. इज दैट क्लियर? सो आर्टिकल नंबर 14 स्टैब्लिशेस इक्वलिटी बिफोर लॉ. ठीक है. एंड अलॉन्ग विद दैट आर्टिकल नंबर 22 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 22 कहता है हर एक इंडिविजुअल्स के राइट्स को बताता है जब भी उन्हें डिटेन किया जाएगा. इज दैट क्लियर? तो वहां पर भी हर एक इंडिविजुअल को समान अधिकार दिया जाएगा. यस और नो? भले ही वो अमीर हो या गरीब हो, लेकिन सभी को समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए. आर्टिकल 22 में डिटेंशन के दौरान जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसके क्या क्या राइट्स हैं, इट इज गिवन अंडर आर्टिकल नंबर 22. इज दैट क्लियर? सो इन सभी प्रोविजंस को जब हम ध्यान में रखें तो ये सभी प्रोविजंस जो है स्टेट को, दैट मींस गवर्नमेंट को क्या करते हैं? एक तरीके से प्रोत्साहित करते हैं कि वो ऐसे लॉज बनाएं सो दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन अ कंट्री, ये इंश्योर करेगा स्टेट कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विल गेट इक्वल अमाउंट ऑफ जस्टिस, एंड जस्ट बिकॉज दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज पुअर और सोशली बैकवर्ड, सो इस वजह से उन्हें अगर जस्टिस ना मिले तो ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट होगा. सो इन्हीं सभी प्रोविजंस को बेस मानते हुए इन द ईयर 1987, आई रिपीट, गवर्नमेंट ने 1987 में एक पर्टिकुलर एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने नाम दिया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट. इज दैट क्लियर? क्या एक्ट का नाम है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जो 1987 में इंप्लीमेंट किया गया. अब यहां पर एक चीज और जो देखने वाली है कि अब ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, वैसे तो उम्मीद कम है, बट एमपीपीएससी के अलावा इवन इन यूपीएससी ऑल्सो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से. सो नालसा ये तो हमें पता है कि अब हमें समझ में आ गया कि भाई 1987 में दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, बट इट वाज एनफोर्स्ड in the year 1995, 9th of November 1995. ठीक है, 1987 में पास हुआ, बट इंप्लीमेंट कब किया गया है? दैट इज ऑन 9th of November 1995 को ये पर्टिकुलर एक्ट जो है इंप्लीमेंट किया गया है. अब इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. ठीक है, जान लेते हैं कि अगर लिखने के लिए आए. सो द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत एक पर्टिकुलर बॉडी का जो है पर्टिकुलर बॉडी को स्टैब्लिश किया गया है जिसको हमने नाम दिया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. ठीक है, दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987. नालसा के तहत ये पर्टिकुलर अथॉरिटी को जो है स्टैब्लिश किया गया है. एंड व्हाट वाज देयर मेन ऑब्जेक्टिव? देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द पुअर, टू दोस पीपल हु आर इकोनॉमिकली वीकर इन द सोसाइटी. इज दैट क्लियर? सोसाइटी में ऐसा तबका जो पुअर है, जो गरीब है, ठीक है, उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की. ठीक है, साथ ही साथ इसका एक और काम होगा, टू ऑर्गेनाइज द लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. एमिकेबल का मतलब क्या होता है? पीसफुल तरीके से. इज दैट क्लियर? तो साथ में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक और ऑब्जेक्टिव होगा कि वो यहां पर क्या करेगा? लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करेगा ताकि जो छोटे छोटे या छोटे मोटे जो केसेस होंगे, जो कंपाउंडेबल केसेस हैं, उनको लोक अदालत में पीसफुल तरीके से, एमिकेबल तरीके से सेटलमेंट किया जा सके. लोक अदालत को हम एक सेपरेट सेशन में हम उसके बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल हम यहां पर देख रहे हैं रिगार्डिंग द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट. इज दैट क्लियर? अब और इसके अलावा क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो एक और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव हमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का देखने को मिलता है, वो ये देखने को मिलेगा
कि कंट्री के अंदर स्टेट के द्वारा, दैट मींस गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लीगल एड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, प्लीज आप लोग अगर लिखना चाहें तो नोटबुक में लिख सकते हैं कि कंट्री में जो भी लीगल एड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स कि जो लीगल एड प्रोग्राम चलाए जाएंगे ये किसके थ्रू चलाए जाएंगे? गवर्नमेंट के थ्रू। तो गवर्नमेंट के थ्रू जो लीगल एड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, एड दैट मींस मदद, ठीक है, सो उन सभी को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना। क्या करना? मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना, ठीक है, और उसमें क्या और चेंजेस किए जा सकते हैं और क्या जरूरी है, तो उनको टाइम टू टाइम उन सभी लीगल एड प्रोग्राम्स को मॉनिटर करना एज वेल एज इवेल्युएट करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होने वाली है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की, ठीक है। इसके अलावा और क्या फंक्शन करता है? सो नालसा लेड डाउन पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस एंड फ्रेम्स effective and economical schemes for the state legal service authority to implement the legal service program throughout the country। अब आप सोचेंगे सर ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कौन है, तो आइए ये भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। सो एक ना बिल्कुल एक हायरार्की तैयार की गई है। जैसे कि मैंने कहा सबसे ऊपर हमने बात करी दैट इज द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, है ना, ये नेशनल लेवल पे काम करेगी। तो इसी तरीके से अगर हम पूरी एक हायरार्की को समझे, सो वहां पर आप देखोगे कि ये नेशनल लेवल पे है तो स्टेट लेवल पे कौन होगा? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टेट में कौन होगा? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। अब ये कहां पर काम करेगा? ये स्टेट लेवल पे काम करेगा, ठीक है। अदर देन दिस, स्टेट से और नीचे आ जाएं तो देन हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक लीगल सर्विस अथॉरिटी, बात समझ में आ रही है आपको? लीगल सर्विस अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा एंड अलोंग विद दैट एट द ब्लॉक लेवल और वी कैन से एट द तालुका लेवल, जनपद लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जनपद लेवल पे भी एक लीगल सर्विस अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा। ये क्या फंक्शन करते हैं ये सभी, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे, बट पहले आप ये पूरा समझ लीजिए कि नेशनल लेवल पे कौन होगी? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी। स्टेट लेवल पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी, डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कौन होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक लीगल अथॉरिटी जो है अपॉइंट की जाएगी, जिसको हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। और हाई कोर्ट में भी एक लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टैब्लिश की जाएगी, जिसको हम नाम देंगे हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इनका काम क्या होगा? वही सेम काम होगा कि जो स्टेट के द्वारा जो भी लीगल एड प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेवल पर प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी वीकर सेक्शन को बिलोंग करने वाला व्यक्ति अगर आएगा तो उसको लीगल एड लीगल एड प्रोवाइड कराने की जो जिम्मेदारी होगी एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल एंड एज वेल एज द हाई कोर्ट लेवल, किसकी होगी? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल एंड हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की एट द हाई कोर्ट लेवल। बात समझ में आ रही है आपको? इन दोनों का काम आपको कहां पर है? तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट में काम करेगी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हाई कोर्ट में काम करेगी, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करें तो इनकी क्रोनोलॉजी तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तालुका लेवल पर काम करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? अब इनका और क्या फंक्शंस होता है? व्हाट वर देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव्स? तो आइए उन्हें समझ लेते हैं। Primarily, the state legal service authorities, district legal service authorities, taluka legal service authority, etc. have been asked to discharge the following main function on the regular basis। क्या क्या इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शंस हैं जो इन बॉडीज के द्वारा किए जाते हैं, आइए समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द एलिजिबल पर्सन। अभी हम आगे नालसा में ये भी देखेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है। क्या हर कोई एलिजिबल है? ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन आवर कंट्री इज एलिजिबल अंडर नालसा? नो। तो किन किन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है ये हम वहां पर समझेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर 3 मार्कर में आ गया कि बताना है हमें कि कौन कौन वो लोग हैं हु विल गेट बेनिफिट्स अंडर द नालसा, सो आपको वहां पर बताना होगा, ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम 3 मार्कर का एक क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि बताना है हमें कि नालसा के मेन फंक्शंस
या मेन ऑब्जेक्टिव्स को क्या परफॉर्म करता है। चलिए तो 3 पॉइंट में हम 3 मार्कर को समझ लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा कि फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड करना टू दोज पीपल जिनको जो नालसा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। या मत ऑब्वियसली बात है कि वीकर सेक्शन ही होगा, बट स्टिल देन कौन कौन होंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट इज टू ऑर्गेनाइज द लोक अदालत। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। एमपीपीएससी में तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का प्रीलिम्स में, आप जानते हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए गए उसमें जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ दैट 6th यूनिट, लेकिन स्टिल इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक ही जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आर्टिकल से उसी में से किसी प्रोविजन को पूछते हैं। लेकिन स्टिल अगर किसी भी अदर एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर यूपीएससी में भी यू विल सी कि अगर यहां पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द लोक अदालत, तो हम यहां पर समझ ले कि आखिर उस लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कौन करेगा, कब कंडक्ट कराया जाएगा, कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, किस समय कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी इन सभी अथॉरिटी की होती है। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इन्हें जब भी ठीक लगेगा ये वहां पर जो है लोक अदालत को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। इज दैट क्लियर? लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। एमिकेबल सेटलमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि पीसफुल तरीके से, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, पीसफुल तरीके से मैटर को सॉर्ट आउट, दो पार्टी के बीच में जो मैटर है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है लोक अदालत का पीसफुल तरीके से उन मैटर का निपटारा किया जा सके, दैट इज व्हाई लोक अदालत को स्टैब्लिश किया जाता है। ऑर्गेनाइज उसको स्टैब्लिश कौन करेगा, तो ये सर्टेन अथॉरिटीज करेगी। इज दैट क्लियर? एंड द थर्ड वन इज टू ऑर्गेनाइज द लीगल अवेयरनेस कैंप इन द रूरल एरियाज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो रूरल एरियाज हैं वहां पर लीगल अवेयरनेस कैंप्स की ऑब्वियसली बात है कि लिटरेसी रेट कम होगा रूरल एरियाज में, तो उन्हें अपने अधिकारों का ही पता नहीं होगा। और जब अधिकारों का ही पता नहीं होगा, प्रोग्राम्स या जो जो फैसिलिटीज स्टेट के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है टू द वीकर सेक्शन, अगर अधिकार ही नहीं पता तो इन सर्विसेज को इंप्लीमेंट करने का भी कोई मतलब नहीं है। सो ताकि उन्हें भी अपने अधिकारों के बारे में पता हो, तो जो रूरल एरियाज में जो है सर्टेन लीगल अवेयरनेस कैंप जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। सो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो इन सर्टेन अथॉरिटीज के द्वारा एट द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल एज तालुका लेवल पर इंप्लीमेंट किए जाएंगे या ये जो फंक्शन करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि द फ्री लीगल सर्विस, जो हम कह रहे हैं ना कि फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, तो फ्री लीगल सर्विस में क्या क्या आएगा। सो द पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, कोर्ट में जो भी फी लग रही होगी, उसके अलावा जो भी प्रोसेसिंग फी लगती है कोर्ट के अंदर या और जो भी अदर चार्जेस होंगे वो सभी फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे टू दैट इकोनॉमिकली वीकर इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोविजन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ लॉयर इन द लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग में ऑब्वियसली बात है ना, वीकर सेक्शन है, वकील का खर्चा नहीं उठा सकता। आप हमारे यहाँ के लीगल सिस्टम को तो जानते ही हो कि तारीख पे तारीख चलती रहती है। तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो गरीब है, अगर ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो एक नॉर्मल व्यक्ति की क्या सोच होती है कि यार कोर्ट में जाके कौन धक्के खाएगा और चप्पल घिसेगा, उससे बेटर है कि हम मैटर को बाहर ही सुलझा लें। ठीक है, और हो सकता है कि उसमें शायद उसको जस्टिस ना मिल पाए। ठीक है, सो लॉयर्स को लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए लॉयर अवेलेबल करवाना। नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। ठीक है, तो सर्टिफाइड कॉपीज की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, है ना, जो भी फाइल वगैरह लगाई जाएंगी, जो भी कॉपीज वगैरह, जो भी सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनकी कॉपीज फ्री में प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अपील पेपर बुक इंक्लूडिंग द प्रिंटिंग एंड द ट्रांसलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन लीगल प्रोसीडिंग। तो ये सभी काम जो होने वाले हैं ये कौन करवाएगा, ये सारे उस फ्री लीगल सर्विस के अंतर्गत इंक्लूड किए जाएंगे। दीज आर ऑल दो सर्विसेज जो कि फ्री में आपको इसके तहत किसी भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के व्यक्ति को प्रोवाइड करवाई जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए, नालसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फ्री लीगल सर्विसेज, ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, बट यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई क्या इसको स्टैब्लिश करने का क्या क्राइटेरिया रहा है, क्या उद्देश्य, क्या बेस रहा है। तो आर्टिकल 39A के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अदर देन आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1। अब आप बोलेंगे सर 22 क्लॉज 1,
तो 22 के अंदर दो तरीके का डिटेंशन है, अभी हम उस पर डिस्कस तो नहीं कर सकते, बट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं। आर्टिकल 22 में दो तरीके के डिटेंशन से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज दी punitive detention and the another one is the preventive detention। तो फर्स्ट क्लॉज में punitive detention की बात की गई है, तो यहां पर जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने की बात की जा रही है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, punitive detention से रिलेटेड बात की जा रही है। इज दैट क्लियर? चलिए, to receive those services the person acquiring them should fall under the following categories। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि इस नालसा के अंडर उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा इन सभी चीजों का, तो वो कौन कौन होने वाले हैं? सो पीपल्स विथ डिसेबिलिटी, है ना, जो डिसेबल्ड होंगे ऐसे व्यक्ति। दूसरा वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है, पीपल हु आर द मेंबर ऑफ एसटी एंड एससी कम्युनिटीज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यूपीएससी में आ जाए कि भाई उसने दे दिया 1 2 3 4 4 उन्होंने ऑप्शन दिए हैं और उसमें कहा है कि इनमें से कौन कौन को जो है नालसा के अंडर बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड उस कंडीशन में मान लीजिए कि 4 में जो भी नाम होंगे और नीचे दिया हो ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 and 3 और डी 1 2 3 4। समझ रहे हैं आप? तो यहां पर आप देख लीजिए ध्यान से कौन कौन ऐसे व्यक्ति जो डिसेबल्ड हैं, वुमेन्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, मेंबर हु बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, ठीक है, विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी, मतलब जो बेगर्स हो गए या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जो भी पीड़ित होंगे, है ना, अग्रीव्ड होंगे, उनकी बात की जा रही है। इंडस्ट्रियल वर्क्समैन, पीपल अंडर कस्टडी, पीपल हु आर द विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कास्ट और एथनिक वायलेंस एक्सेट्रा, एंड पीपल विथ एन एनुअल इनकम लोअर देन 1 लाख, ठीक है, जिनकी इनकम 1 लाख से कम होगी। दीज आर ऑल दोस पीपल और वी कैन से अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विल गेट बेनिफिटेड अंडर द नालसा। एक चीज और मैं यहां पर आपको बता दूं, अगर मान लीजिए यूपीएससी में आ जाए, मेरे को नहीं लगता ये एमपीपीएससी या किसी अदर स्टेट का भी एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन ये जो हमने बात की कि जिनकी इनकम 1 लाख से कम होगी वो तो लोक अदालत की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट के अंडर कोई मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया है ना, हमने कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको यहां बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक लीगल सर्विस अथॉरिटी होने वाली है ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति गया और उसको भी नालसा के अंडर में अगर वो व्यक्ति उसकी इनकम कितनी होगी तो 1 लाख नहीं होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस गया है तो इनकम 1.25 लाख होगी। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। नॉर्मल कंडीशन में जहां पर भी ये अगर हम बात करेंगे नालसा के अंतर्गत किसको बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इंडिविजुअल जिसकी इनकम 1 लाख से कम हो, लेकिन अगर वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वो जो इनकम है वो 1 लाख से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपीस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब अगर हम देखें यहां पर कि हमने क्या क्या देख लिया है नालसा में और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड अगर हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, एमपीपीएससी के यूनिट नंबर 1 में लोक अदालत दिया गया है, बट लोक अदालत का आधार ही क्या है? नालसा एक्ट। तो वो अंडरस्टूड है कि वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो नालसा एक्ट की अगर हम जब बात करते हैं, ठीक है ना, तो नालसा एक्ट के बारे में बात करेंगे तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, और इसमें से अगर क्वेश्चन बनना ही होगा ना स्टूडेंट्स तो 3 मार्कर ही बनेगा या मैक्सिमम 5 मार्कर्स। 5 मार्कर्स की उम्मीद मुझे थोड़ी कम है, लेकिन 3 मार्कर्स से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो इनका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग देयर फंक्शंस। कई स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर हमने वो 3 मार्कर्स, हमारा पेपर अच्छा गया था लेकिन उसमें नंबर कम आए, और जो है 3 मार्क, क्योंकि अभी जो आप समझो कि जो पैटर्न जो अभी फॉलो किया जा रहा है फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स, वहां पर आप देखोगे कि 3 लाइनें मिल रही हैं। वो आप यहां पर टास्क हमारे लिए, मैंने पहले भी कहा, यहां पर हमारे लिए टास्क ये नहीं है कि हमें उस पर्टिकुलर चीज का नॉलेज हो, लेकिन एग्जैक्ट नॉलेज है जो हम उसको 3 लाइन के अंदर खत्म कर सके, ठीक है। अब 3 लाइन में अगर आपसे नालसा के बारे में पूछा जाएगा कि भाई उसके ऑब्जेक्टिव बताओ, तो आप 3 लाइन में उसके 2-3 ऑब्जेक्टिव लिखोगे और आप बोलोगे ठीक है, ठीक है। और हम वहां पे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो है हमें पूरे 3 में से 3 मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि ऑन द अदर हैंड किसी ने उसका बेस भी बता दिया हो नालसा का,
है ना। देखो वही मैं कह रहा हूं कि उन 3 लाइन को वो व्यक्ति जो वो स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगा वही एग्जाम क्रैक करेगा। ठीक है, तो हमें कोशिश साथ में ये भी करनी है पढ़ते समय कि हम जब वो टॉपिक तैयार कर रहे हैं अपने मन से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट ईयर के पेपर आपने 4-5 साल के पेपर का एनालिसिस किया होगा, तो ऑन दैट बेसिस आप एक क्वेश्चंस तो पर्टिकुलर टॉपिक में से अपन निकाल ही सकते हैं कि भाई 3 मार्कर्स में से ये बन सकता है, तो उसको प्रैक्टिस करके देखिए। अब 3 मार्कर्स में आएगा तो अगर हम 3 लाइन लिखने जाएंगे तो आपको पता है कि 3 लाइन में हम 3 पॉइंट लिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए उसको हम थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से करें, अब ये चीज हम 5 मार्कर्स में तो करते ही हैं, लेकिन अगर 3 मार्कर्स में कर पाए, सबसे ऊपर वाली लाइन में मिडिल उसमें अगर आपने बना दिया और एक तरफ आपने बता दिया कि भाई एक्ट कब आया था, तो एक्ट आया था 1987 में। इंप्लीमेंट कब किया गया था, तो इंप्लीमेंटेड इन नवंबर 1995। ठीक है, यहां ऑब्जेक्टिव बता दो आप उसका, है ना, क्या कि भाई ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या लोक अदालत ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है ना, फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और एक आध पॉइंट आप और यहां सबसे ऊपर 2 लाइन यहां बचेगी, तो यहां 2 लाइन में एक पॉइंट और बता दो। अगर इनोवेटिव तरीके से आंसर को बताने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करिए कि मैं नहीं कह रहा हूं कि हर जगह तो पॉसिबल नहीं होता इस तरीके से बनाना। 3 मार्कर्स है, 5 मार्कर्स में तो कुछ इस तरीके से ही आंसर हमें आंसर को रिप्रेजेंट करना है। 3 मार्कर्स में जहां आप कर पाओ वहां पर कोशिश करिएगा। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, हमने फंक्शंस देखे। अगर 5 मार्कर्स में से, वैसे तो मुझे नहीं लगता 5 मार्कर्स में, लेकिन 3 मार्कर्स में पूछा जाएगा कि वो कौन लोग हैं हु विल गेट बेनिफिट अंडर दिस नालसा एक्ट, तो आप बता दीजिएगा कि कौन कौन को नालसा एक्ट के अंतर्गत जो है बेनिफिट मिल रहा है ना। अभी हमने देखा है ना, दोज हु बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन की बात करें। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि जो बेगर्स वगैरह होने वाले हैं। ठीक है, और किन किन बारे में बात करी, दोज इंडिविजुअल हुज इनकम इज लेस देन 1 लाख, है ना। तो ऐसे 4-5 पॉइंट आप लोग आप याद रखने की कोशिश करिए, 3 मार्कर्स में ही आएगा उस तरीके से। अगर आप वही बता रहा हूं ना कि अगर आ गया मान लीजिए कि हु विल गेट बेनिफिटेड अंडर दिस नालसा, तो उसको एक बॉक्स बनाइए और उसमें जितने भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो वो बता दीजिए। इज दैट क्लियर? सो आई होप यहां पर आपको नालसा कंप्लीट हो गया है हमारा, और नालसा आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि दिस पर्टिकुलर एक्ट इज द बेस फॉर द लोक अदालत। अब अगर हम 2 मिनट में लोक अदालत समझ लें, क्योंकि लोक अदालत एक बड़ा टॉपिक है, और क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर अक्षर में, क्लियर तरीके से यूनिट नंबर 1 में सबसे लास्ट लाइन अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो लोक अदालत दिया गया है, तो उसके लिए हमें पूरा सेपरेट 1 घंटे का लेक्चर जो है बनाएंगे, जो कि इसके जस्ट बाद वाला ही वीडियो होगा और सीरीज में आप देख सकते हैं, है ना। तो हम लोक अदालत का एक इंट्रोडक्शन तो ले ही लेते हैं कि आखिर लोक अदालत है क्या। ठीक है, लोक अदालत की जब मैं बात करता हूं तो ये हमारे एंशिएंट लोक अदालत से ही समझ में आता है। लोक मींस व्हाट? लोक मींस पीपल्स, ठीक है ना, और अदालत मींस कोर्ट। तो एक तरीके से लोक अदालत जो है वो क्या है? पीपल्स कोर्ट है। ठीक है, लोगों की अदालत है। ठीक है, अब यहां पर, और ये मैटर को सुलझाने का, एडजुडिकेट करने का बड़ा ही एक एंशिएंट तरीका रहा है। एंशिएंट मतलब एंशिएंट टाइम से ही हम ये देखते आ रहे हैं। हम देखते थे ना, आपने कई पुरानी मूवीज देखी होगी जहां पर गांव और इन इलाकों में जो भी केसेस होते थे, छोटे मोटे जो भी केसेस होते थे, तो एक पंचायत जैसी लगती थी जहां पे सारा गांव इकट्ठा होता था, कुछ सरपंच वगैरह हुआ करते थे, है ना, और वो पंच जो होते थे वो डिसाइड करते थे उस पर्टिकुलर केस के ऊपर कि भाई उसको किसको सजा मिलनी चाहिए, कौन दोषी है, वगैरह वगैरह, और जो छोटी मोटी चीजें हैं कि भाई इसको गांव से निकाल दो, वगैरह वगैरह, आप अगर आप याद कर पा रहे हो तो, है ना। तो बस ये उसी तरीके से, लेकिन आप इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि लोक अदालत जो है, हमने पहले कहा कि जो छोटे मोटे केसेस हैं, ठीक है, वो केसेस विच आर कंपाउंडेबल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब हम लोक अदालत डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से केसेस, हाँ 2 तरीके के ऑफेंस होते हैं,
कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। इज दैट क्लियर? है ना, वो केसेस जो कि आपस में बैठकर सुलह दो पार्टी के बीच में सेटलमेंट, जिन चीजों का, उन केसेस का जिनका सेटलमेंट हो सकता है, वो कंपाउंडेबल के अंतर्गत आएंगे। नॉन कंपाउंडेबल केसेस मतलब जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी का मर्डर कर दिया, है ना, फॉर एग्जांपल रेप केसेस होते हैं, तो इन केसेस का जो है बाहर बैठ के दोनों पार्टी सेटलमेंट नहीं कर सकती। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ रही है आपको? सो जो कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि दो लोगों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो, दो लोगों में लैंड के बंटवारे को लेकर, या कोई लैंड पर दो लोगों की जो है कोई डिस्प्यूट्स हो, तो ऐसे कई सारे सर्टेन मैटर जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंतर्गत आते हैं, केवल उन्हीं का निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है। वो भी किस तरीके से? वो भी सेटलमेंट होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये बात आप लोग समझ लीजिए, क्या होगा? सेटलमेंट होगा। ठीक है, सेटलमेंट कब होता है ना, हमने आज तक देखा सेटलमेंट कब होता है, जब दोनों पार्टी एग्री करेगी। इज दैट क्लियर? जब तक दोनों पार्टी एग्री नहीं करेगी तब तक सेटलमेंट नहीं होगा। सेटलमेंट किसको बोलते हैं? जब दोनों पार्टी एग्री कर जाए। लेकिन यहां पर वही हम चीज देखेंगे कि यहां पर वही छोटे मोटे केसेस और उनका भी क्या होगा? सेटलमेंट होगा। मतलब जब तक दोनों पार्टी एग्री नहीं करेंगे तब तक सेटलमेंट नहीं होने वाला। और यही कहीं ना कहीं लोक अदालत का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक भी है कि अगर दोनों पार्टी सेटलमेंट करेंगे तो ही उसका जो है सॉल्यूशन या वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द लोक अदालत, और वहां पर हम लोक अदालत के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी वहां पर देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।